For start. दोस्तों गुड मॉर्निंग। जी हाँ दोस्तों, ग्रेविटॉन एंड टाइम डायलेशन। इस एपिसोड में कैमरामैन रीमा जायसवाल पे आप पुराने एपिसोड्स हमारे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। रीमा जायसवाल पे आप पुराने एपिसोड देख सकते हैं। थोड़ा सा हम पुराने एपिसोड के विषय में ये बता दें कि खाली स्पेस का, वैकेंट स्पेस का, कोई भी अगर स्पेस है, खाली स्पेस है, ना उसमें एनर्जी है ना उसमें मास है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। मास तो चलिए फिर भी आप उसको अलग अलग तरीके, उसके ज़्यादा करीब है उसको फील करते हैं, लेकिन एनर्जी तो बिल्कुल नहीं दिखती है। तो चलिए स्पेस में अगर मास ना भी हो तो आप मान सकते हैं कि स्पेस में अगर उसका कोई मतलब है तो उसमें एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए, किसी भी मतलब के स्पेस में ना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरे स्पेस में एनर्जी पूरी फैली हो यूनिफॉर्मली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा खाली स्पेस है, इसमें मास नहीं है, एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे ही एनर्जी आएगी इस स्पेस का नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा ना। तो इस स्पेस, ये जो स्पेस है वो दो पार्टों में ब्रेक हो जाएगा, इनर्जाइज्ड स्पेस और बाहर का स्पेस, या इसके अंदर, इस बाउंड्री के अंदर का ही स्पेस जिसमें मास एनर्जी कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम एनर्जी को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस स्पेस को दो स्पेस में तोड़ना है, इनर्जाइज्ड और नॉन इनर्जाइज्ड स्पेस में, तो भले ही अंदर का स्पेस पूरा खाली है, उसमें ना एनर्जी है ना मास है, ना बाहर के स्पेस में कुछ एनर्जी मास है, लेकिन ये जो सरफेस बन रहा है ये स्पेस को मीनिंग दे रहा है, यही एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को अगर हमको स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो स्पेस में हमको 3D बाउंड्रीज, ये और कुछ नहीं, एनर्जी और कुछ नहीं है, 3D सरफेस है। क्या है? 3D सरफेस है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अंदर का स्पेस, बाहर का स्पेस बिल्कुल खाली, ना एनर्जी है मास है, लेकिन ये जो बाउंड्री है ये अपने आप में एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, 3D सरफेस। और किसी भी 3D सरफेस को हम 2D सरफेस से बना सकते हैं। भाई 2D सरफेस मतलब एक मान लीजिए शीट है, एक शीट है, इस शीट को आप मोड़ दीजिए तो 3D सरफेस तैयार हो जाएगा ना, किसी भी तरह से, जिगजैग तरह से। या इस शीट को आप मतलब थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दीजिए कि इसकी हम ना ये मुड़ती हुई दिखाई, मतलब आपस में इसको फोल्ड कर दिया है ना इस शीट को, तो उससे 3D सरफेस तैयार हो जाएगा ना। तो ये जो फंडामेंटल शीट है, ये पूरे स्पेस में ये शीट्स फैली हुई हैं, अलग अलग शेप्स में ये सारी शीट्स स्पेस में फैली हुई हैं। और यही जो 3D शीट है, एक शीट जो 3D में फोल्ड हो जाती है, वो एनर्जी शीट। चूँकि ये शीट हर जगह स्पेस में ये बाउंड्री फैली हुई है, आप कहोगे ये यार किससे बना हुआ है ये जो एनर्जी शीट है? हम कह रहे हैं ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और ये हर जगह स्पेस में ये शीट्स 3D बाउंड्रीज में फैली हैं, ठीक है ना। और आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार ई एनर्जी और मास इक्विवेलेंट हैं, तो आप कहोगे इस शीट का मास भी होना चाहिए। हाँ है, लेकिन हम मेजर इसलिए नहीं कर सकते हैं कभी भी इन शीट्स का, ये 3D सरफेसेस का, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में हैं। और एक तरह से हम जिस भी एक्सपेरिमेंट में इस शीट को मेजर करना चाहेंगे, उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये शीट पहले से मौजूद रहेगी। कुछ इस तरह से है कि आप जैसे वेट मशीन होता है, तो उस वेट मशीन पे अगर आप किसी चीज़ का वेट मेज़र करो ना, तो आप उस पर रखे हुए कांटे के वेट को ज़ीरो कर देते हो। तो एक तरह से ये शीट्स जो है ऑलरेडी वेट मशीन का पार्ट हैं,
तो जब वेट मेज़र करोगे तो आप इस शीट जो वेट मशीन का पार्ट है उसके वेट को आप कभी मेजर नहीं कर पाओगे, और वेट के ज़रिए ही मास को मेजर करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हम इस शीट को कभी भी इसके मास को मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्स का फंडामेंटल जो वेट बैलेंस है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये शीट मौजूद रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये 3D शीट जो 2D शीट से बनाई जा सकती है, तो उसका कुछ मास m हो सकता है, जिसको हम कहेंगे ग्रेविटॉन का मास, जिसको हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और इस 2D शीट से ही ये ग्रेविटॉन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक। अब ये होता क्या है कि ये जब पिछले एपिसोड में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज मैथमेटिक्स की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कि जब भी जैसे आप किसी हैवी मास के पास होते हैं, किसी हैवी मास के पास होते हैं, तो एक्चुअली में अब ये 2 पॉइंट हैं जो काफ़ी दूर पे है मास से, इस हैवी मास से काफ़ी दूर पे हैं, ए और बी ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, आप उसको 0 कहेंगे, लेकिन खाली स्पेस में कम से कम एक शीट तो आप ले ही सकते हैं। ग्रेविटॉन की एक शीट ए और बी के बीच में आप ले सकते हैं, और वो शीट मान लीजिए कि ये 3D मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है, या हम इसको फ्लैट करके दिखा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि एकदम फ्लैट है एक शीट ना। इसकी जो लेंथ है, इस ग्रेविटॉन शीट की लेंथ c है और विड्थ भी c है। c इसलिए लिए क्योंकि यही ग्रेविटॉन शीट्स में जब फ्लक्चुएशंस होते हैं, एक्स्ट्रा फ्लक्चुएशंस, तो वो लाइट की स्पीड से भागते हैं। ठीक है ना, इसी सरफेस पे। तो इसलिए डायमेंशंस को हम c के प्रोपोर्शनल ले लिए हैं, ये भी c, ये भी c। ग्रेविटी क्या करता है कि इन एनर्जी शीट्स को एक्चुअली में जैसे जैसे हम मास के पास आते हैं तो ए और बी के बीच में एनर्जी बढ़ जाती है, तो मतलब नंबर ऑफ ग्रेविटॉन मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ शीट्स ए और बी की बीच में इंक्रीज कर जाते हैं ना। तो मास से जितना करीब पहुंचेंगे और जितना कम होगा, तो उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएगी ना। अब फ्लैट रूप में नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन सिंपल मॉडल में हम कह सकते हैं कि इस फ्लैट शीट को अगर हम ट्रायंगुलर सरफेस शीट में तब्दील कर लें, तो अब कम से कम एक से अधिक शीट्स आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 शीट्स आ गई, लेकिन हर शीट का जो सरफेस एरिया है वो c² है, और जो एनर्जी रिप्रेजेंट करती है ग्रेविटॉन शीट, किसी एक शीट की एनर्जी, एक ग्रेविटॉन शीट की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ ग्रेविटॉन वो क्या है, kc², c² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। ग्रेविटी क्या करती है, नंबर ऑफ शीट्स को बढ़ा देती है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे पास आते जाएंगे तो इन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएंगी। लीनियर डिस्टेंस वही c है जो सिंगल शीट पहले फ्लैट थी, लेकिन अब नंबर ऑफ शीट्स टोटल बढ़ गई हैं। ठीक है ना। तो एनर्जी जो होगी वो एक्चुअली में नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएंगी, तो एनर्जी इन्हीं 2 पॉइंटों ए और बी के बीच में जो एनर्जी होगी, ए एंड बी के बीच में, वो अब नंबर ऑफ शीट्स बढ़ गई हैं, तो kc² के तो सरफेस एरिया भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगी n टाइम्स kc² के, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ग्रेविटॉन शीट्स है। ये ग्रेविटॉन शीट्स और कुछ नहीं है, ये ट्राइंगल है। ये क्या है, ट्राइंगल है ना। और इस ट्राइंगल की जो लेंथ है
वो एक्चुअली में ये जो ट्राइंगल की लेंथ है, इसी जो ग्रेविटॉन शीट जो एक तरह से फ्लैट थी, इसी सी लेंथ से ये क्या बोलते हैं लेंथ तैयार हो रही है ना। इसी सी लेंथ से एक ट्राइंगल तैयार हो रहा है। तो अगर हम देखें, लाइट चूँकि इसी शीट पे ही एज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, तो जो लाइट एक्चुअली में ए और बी के बीच में वो डिस्टेंस फिक्स है सी, 1 सेकंड में सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, वही लाइट अब इस सरफेस पे ट्रेवल करेगी। तो एक्चुअली में ये ए और बी के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस सी है, उसकी डिस्टेंस अब बढ़ जाएगी, उसकी डिस्टेंस अब बढ़ जाएगी। डिपेंड करेगा कितनी सीट्स ज़्यादा आई हैं ना। तो नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी, अगर उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी ज़्यादा इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पे एनर्जी, ग्रेविटेशन की फील्ड की एनर्जी ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी का अगर केवल मैग्नीट्यूड ले लें तो वो ज़्यादा सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो एनर्जी जो हो जाएगी, पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा ना, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा। तो Gm अपॉन यहाँ से जिस दूरी पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, Gm अपॉन R, सेंटर से दूरी मास के R, Gm अपॉन R न्यूटन फार्मूले से। अब मैग्नीट्यूड हमने छोड़ दिया है। ये पोटेंशियल इसके प्रोपोर्शनल ही, वास्तव में इससे प्रोपोर्शनल ही ये टोटल सरफेस एरिया होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये एनर्जी है, ये क्या है एनर्जी, और इस एनर्जी में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अच्छा, हम इसको एनर्जी ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये एक्चुअली में बराबर होगी इस टोटल सरफेस एरिया में जो एनर्जी है। एक सरफेस एरिया की एनर्जी हमने बताया kc² है, मतलब एक ट्राइंगल की एरिया, एक ट्राइंगल की एरिया kc² है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, अगर इसमें टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, n शीट्स हैं तो टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी इतनी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि पहले नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ शीट्स कैलकुलेट कर ले। तो नंबर ऑफ शीट्स जब कैलकुलेट करेंगे तो वो जो रेशियो आएगा, जो टोटल सरफेस एरिया है ना, जो टोटल सरफेस एरिया है, जब वैक्यूम में थे आप ना, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है वैक्यूम, लेकिन शीट है, तो वो जो सरफेस एरिया है उससे संबंधित जो एनर्जी हो जाएगी kc²। क्या हो जाएगी kc², ठीक है, ये हो जाएगी kc²। और नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ प्रोपोर्शनल होगा वो पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग होगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास में एक्चुअली में यूनिट्स दी जाती है। तो एक्चुअली में ये जो दूसरा फैक्टर आएगा, टोटल एनर्जी Gm बाई R, ये टोटल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ही टोटल शीट एरिया होगा, टोटल शीट एरिया होगा। समझ रहे कि नहीं बात। तो कहने का मतलब है कि जो टोटल एनर्जी ये हो गई, और ये टोटल एनर्जी है, क्या है ये टोटल एनर्जी। समझ रहे हैं ना। तो जो शीट एरिया है, नंबर ऑफ, मतलब टोटल शीट एरिया, वो एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब इसके प्रोपोर्शनल होगी, मतलब इस जो टोटल एरिया शीट्स का होगा इसके प्रोपोर्शनल होगा ना।
इस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा। और एक शीट का तो कहने का मतलब जो फिगर आ रही है वो n इक्वल टू GM/R/c², ये आ रही है। के यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो हम इसको अगर क्या बोलते हैं, के को अगर हम के बराबर 1 ले लें, आर्बिट्री कांस्टेंट, अभी सिंपल मैथ की तरफ हैं, तो नंबर ऑफ शीट्स जो होंगी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होंगे, वो एक्चुअली में GM/R मल्टीप्लाइड बाई c², समझ रहे हैं, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है। और हमने बताया ना कि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इसी शीट को जब फोल्ड करके बन रहे हैं, तो एक जो इसकी सिंगल लेंथ है वो 2 लेंथ में तब्दील हो रही है। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा पाथ आएगा वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मल्टीप्लाइड बाई 2। तो जो एक्स्ट्रा पाथ आएगा कंपेयर टू दिस टोटल लेंथ के जो एक्स्ट्रा पार्ट, ये एक्स्ट्रा लेंथ आएगी, उन दोनों का अगर रेशियो देखेंगे तो वो जो रेशियो होगा, लेंथ का रेशियो, वो एक्चुअली में फैक्टर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो दिया जा रहा है नंबर ऑफ शीट्स के, मतलब वो हो जाएगा GM, रीमा अच्छे से दिखाना कैमरामैन, GM/R/c², ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 2 ना, मल्टीप्लाइड बाई 2। ये एक्चुअली में रिलेटिव लेंथ है, रिलेटिव एक्स्ट्रा लेंथ जो इस ट्राइंगल में रिफ्लेक्ट होगी कंपेयर टू दिस ना। तो इसको n से ना रिप्रेजेंट करके इसको, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ है A और B के बीच में, ये जो लेंथ ना, तो A और B के बीच में जो एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ A और B के बीच में, और जो स्पेस में जो फ्री लेंथ है, एक शीट के बराबर जो लेंथ है, इन दोनों का रेशियो इसके बराबर मोटा मोटा आना चाहिए, ठीक है ना। और हमने टाइम डायलेशन में देखा है कि टाइम डायलेशन में अगर हम एक ही एनर्जी लेवल पे मूव करें, लेकिन अगर घड़ी मूव कर रही हो, यहाँ पर स्पेस, फ्री स्पेस में जहाँ एक शीट है केवल, इसी में अगर कोई हम घड़ी मूव कराएं अपनी ना, कोई घड़ी मूव कराएं, तो फोटॉन को ज़्यादा लेंथ ट्रेवल करनी पड़ती है। जैसे आपने डेरिवेशन देखा होगा कि ये घड़ी के 2 मिरर हैं, आइंस्टीन की क्लॉक, अगर घड़ी मूव नहीं करेगी तो ये सीधी लेंथ रहेगी, लेकिन अगर मूव करेगी तो पता लगा अब यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पे आ गया, तो एक्चुअली में ना ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जो डिस्टेंस ये थी वो डिस्टेंस बढ़ गई लाइट की, समझ रहे हैं ना। और इस डिस्टेंस को जो 1 सेकंड में जो A से B में गए, अगर ये 1 सेकंड रिप्रेजेंट करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या बोलते हैं, मूविंग क्लॉक के लिए ये 1 सेकंड रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस फ्रेम से देखेंगे तो ये लेंथ, ये सेकंड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एनर्जी में जो एक सिंगल लेंथ है वो ट्रायंगल में तब्दील हो रही है, मतलब 2 लेंथ में, और नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ शीट्स भी एनर्जी से रिलेशन में है, ठीक है ना। जो जो एक्स्ट्रा लेंथ का रेशियो आएगा,
एक्स्ट्रा लेंथ का रेशियो वो रिफ्लेक्ट होता है v²/c², उस मतलब मूविंग क्लॉक में। यहाँ क्लॉक मूव नहीं कर रही है, ए और बी, क्लॉक का एक सिरा इधर ए पे है, दूसरा सिरा बी पे है, लेकिन लाइट का जो पाथ है ना, लाइट नंबर ऑफ ग्रेविटॉन पार्टिकल से जो गुजर रही है उसी सी स्पीड से नंबर ऑफ ग्रेविटॉन पार्टिकल्स इंक्रीज कर जा रहे हैं, तो पाथ लेंथ इंक्रीज कर जा रही है। लेकिन जो रेशियो आना चाहिए एक्स्ट्रा पाथ का कंपेरिजन टू अगर लाइट सीधा ट्रेवल करती, वो एक्चुअली में हमने देखा कि वो इस तरह से मोटा मोटा रिलेट होना चाहिए। एक्स्ट्रा लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो है वो इस प्रोपोर्शन में दिखना चाहिए, और यही चीज़ एक्चुअली में दिखती है v²/c² में मूविंग क्लॉक में। जब मूविंग क्लॉक एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मतलब एक ही नंबर ऑफ सीड्स फिक्स, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आर कम होगा नंबर ऑफ सीड्स बढ़ जाएंगी, समझ रहे हैं। लेकिन एक ही ग्रेविटेशनल फील्ड में शीट का नेचर वही रहेगा, नंबर ऑफ सीड्स दो पॉइंटों के बीच में फिक्स रहेगी, तो क्लॉक मूव कराएंगे तो एक्स्ट्रा लेंथ आप देख सकते हैं मिरर वाले पे आइए, एक ही ग्रेविटेशन लेवल पे पाथ लेंथ इंक्रीज करेगी। लेकिन क्लॉक मूव ना कराएं, अगर एनर्जी लेवल बढ़ा दें, क्लॉक को वहीं रखें, तो अब लाइट चूंकि एक्स्ट्रा सीड्स आ गई हैं, ग्रेविटॉन के पार्टिकल सब ट्रायंगल में बदल गए हैं, तो इसलिए और इन्हीं पे इनको चलना है, इन्हीं बाउंड्रीज पर, तो इसलिए लाइट के जो पाथ लेंथ है वो इंक्रीज कर जा रही है। तो रिलेटिव टू दिस इंक्रीज ओरिजिनल लेंथ के जो इंक्रीज है एक्चुअली में ये हो जाएगा ना। और यही वास्तव में अब टाइम डायलेशन की जो इक्वेशन आती है, जो क्लॉक मूव कर रही है, जो उसमें डायलेशन हो रहा है, उसकी इक्वेशन हमने देखी होगी। जो क्लॉक नहीं मूव कर रही है, रेस्ट वाली क्लॉक, टिक का टाइम बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं गामा टाइम्स ना, समझ रहे हैं ना। और ये जो टाइम डायलेशन, टिक का टाइम बढ़ गया, तो ये टाइम डायलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेकेंड, अब गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 इसलिए होती है क्योंकि ये जो है ये हो जाएगा 1/√1 - v²/c² मल्टीप्लाइड बाई टी, नॉर्मल टाइम या फ्री स्पेस में जो टाइम, ठीक है ना भाई। और ये जो टाइम डायलेशन है ये एक्चुअली में किसके कारण हो रहा है, ग्रेविटी के कारण हो रहा है, लेकिन फंडा बेसिक वही है। मैं डायलेक्ट एक बहुत अच्छी साइट है, डायलेक्ट का वीडियो मैं देख रहा था, तो वहाँ से मुझे आइडिया, उन्होंने रिवर फ्लो मॉडल दिया हुआ है, रिवर फ्लो मॉडल टाइम डायलेशन का दिया हुआ है। लेकिन चूँकि हम ग्रेविटॉन से ही हमने सब कुछ डेवलप किया है, ग्रेविटॉन के जरिए मास, श्रोडिंगर इक्वेशन, हिग्स फील्ड, सब कुछ हमने इन ग्रेविटॉन पार्टिकल्स के जरिए ही बनाया है, तो उसको हमने यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की है ना। तो एक्चुअली में ये जो रेशियो है, हाँ, ग्रेविटेशनल उसमें ये टाइम डायलेशन की इक्वेशन में ये जो फैक्टर आना चाहिए 1/v²/c², वो और कुछ नहीं आना चाहिए एक्चुअली में, ये नंबर ऑफ शीट्स gm/r मल्टीप्लाइड बाई c² इसके, और एक शीट से, चूंकि एक शीट से ही ये एक लेंथ से दो शीट, मतलब शीट जब ट्रायंगल बना रही है तो वो 2 लेंथ में जा रही है, तो इसलिए यहाँ 2 का फैक्टर भी आ जाता है, और मल्टीप्लाइड बाई ये आपका क्या बोलते हैं, ये अगर वैक्यूम में क्लॉक होगी उसका टिक लेंथ ना। तो एक्चुअली में हमने इस ग्रेविटॉन शीट मॉडल के जरिए मैथमेटिकल मॉडल भी कर ली। आज संजीव सर अगर उनको थोड़ा बहुत कहीं से वीडियो पता लग जाएगा मैथमेटिक्स, या उनके किसी स्टूडेंट या मेरे साथ के चौहान को, मोहन राव जी को, किसी को भी, अब तो काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्ट में होंगे, तो काफ़ी वो खुश होंगे इसको देखकर, अगर थोड़ा बहुत भी ये मॉडल सही है, रफ मॉडल है, लेकिन एक मीनिंग देने की कोशिश हो रही है कैसे ग्रेविटी टाइम डायलेशन
करती है, और आइंस्टीन की इक्वेशन में ये फैक्टर आता है जो उन्होंने स्पेस टाइम से मैथमेटिकल मॉडल से बनाया हुआ है। तो और रिवर फ्लो मॉडल में इस एक्चुअली में gm/2 gm/r को escape वेलोसिटी की तरह लिया गया है, लेकिन हम इसको gm/r को एक्चुअली में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ग्रेविटॉन शीट ही वास्तव में एनर्जी का काम करती है ना। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। हाँ। और मैं हूँ मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुट्ठीगंज प्रयागराज, मेरा मकान नंबर 869 से है। और जो भी लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी सही लगे उसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। और मैंने अभी एक साइट मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री स्पेस टाइम ज्वाइन की है, तो उस पर भी ये वीडियो शेयर कर दूंगा। और रीमा का भी बहुत बहुत आभार। रियाज का वीडियो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर।